हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक इंडियन मनी मार्केट का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक के पार्ट 1 to 4 वीडियो लेक्चर्स जरूर देखे होंगे। अगर दोस्तों आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे प्लेयर्स इन इंडियन मनी मार्केट। पीछे हमने टॉपिक्स में डिस्कस किए थे इंडियन मनी मार्केट की क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं, सारे हमने डिस्कस किए थे, सर्टिफिकेट डिपॉजिट एक्सेट्रा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को कौन यूटिलाइज करता है, यानी कि इंडियन मनी मार्केट को पार्टिसिपेट करने वाले मेन प्लेयर्स कौन हैं जो इसको चलाते हैं। देखिए सबसे बड़ा मेन प्लेयर तो कौन है, आरबीआई है। आरबीआई क्यों? क्योंकि यही एपेक्स है ऑफ बैंकिंग एंड मनी मार्केट सिस्टम का। तो सबसे ऊपर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल भी करता है, इसको गार्जियन भी करता है, यानी कि इसकी मॉनिटरिंग भी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मेन प्लेयर है। जब तक कि सेंट्रल बैंक किसी इकोनॉमी में नहीं होगा तब तक मनी मार्केट की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सेकंड प्लेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं बड़े बड़े, लाइक आईएफसीआई, आईडीबीआई, एलआईसी, यूटीआई। इनके पास बहुत सारे फंड्स पड़े होते हैं और इन फंड्स को वो यूटिलाइज करते हैं मनी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करके, उन इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करके, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, चाहे वो कमर्शियल पेपर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडियन मनी मार्केट में। थर्ड जो प्लेयर आते हैं वो आते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक जो हैं वो मनी मार्केट में दोनों साइड से पार्टिसिपेट करते हैं। वो डिमांड भी करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की और एज वेल एज सप्लाई भी करते हैं। इनकी कुछ बैंक्स जिनको फंड्स की नीड होती है अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, खासकर अपने रेशो मेंटेन करने के लिए या शॉर्ट टर्म के लोन देने के लिए, तो वो डिमांड करते हैं मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स की। और दूसरी ओर जिन बैंक्स के पास एक्सेस में मनी पड़ी होती है, एक्सेस में रिजर्व पड़े होते हैं, एक्सेस डिपॉजिट होते हैं, वो अपने एक्सेस फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं इस मनी मार्केट में। फोर्थ प्लेयर आते हैं, दैट इज़ अ डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि जितने भी जो बिल्स हैं, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स है, चाहे वो कमर्शियल बिल्स है, उनको डिस्काउंट करता है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इस डिस्काउंट से क्या होता है कि जो सेलर है उसको मनी जो है वो अर्ली स्टेज पे मिल जाती है, और जिससे कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की जो एक्सेप्टेंस है वो लगातार बढ़ती है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया पे हम अलग से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, अलग से एक वीडियो में आने वाले टाइम में। नंबर 5, ब्रोकर्स। ये बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि ट्रेजरी बिल्स हो गए या कमर्शियल बिल्स हो गए, इनको बाय और सेल करवाने में हेल्प करते हैं और बदले में कुछ फीस या कमीशन चार्ज करते हैं। 6th आते हैं आपके प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं, आपने इसके बारे में शायद सुना भी हो, नहीं सुना है तो हम इसको अब थोड़ा सा डिटेल में देंगे। प्रोविडेंट फंड एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा है कि जो भी रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी का एक पार्ट उनकी तनख्वाह में से, उनकी सैलरी में से वो कटता है, और वो जो उनको अमाउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो जो पैसा कटता है वो प्रोविडेंट फंड में जाता है। प्रोविडेंट फंड में पैसा जो है वो डबल इकट्ठा होता है, क्योंकि जितना पैसा एम्प्लॉय डालता है लगभग उतना ही एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है। जैसा कि एज़ पर इंडियन लॉ जो है, एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट के लॉ, उसके अकॉर्डिंग 12% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी का 12% जो है एम्प्लॉय कटवाएगा और 12% ही जो है एम्प्लॉयर डालेगा, और इस पैसे को एक अलग इंस्टीट्यूशन में इकट्ठा किया जाएगा, एक अलग फंड में डाला जाएगा जिसका नाम प्रोविडेंट फंड है। और उसके ऊपर जो है क्योंकि वो फंड जो है गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, गवर्नमेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देती है, और ये फंड कब मिलता है एम्प्लॉय को? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो प्रोविडेंट फंड के पास भी बहुत सारा प्रोविडेंट फंड जो ट्रस्ट है उसके बाद बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, और वो इस पैसे का यूटिलाइजेशन जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में करता है। जो 7th आता है प्लेयर, वो आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, जैसे गेल हो गई, नालको हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई, या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में है। ऐसे गवर्नमेंट के अंडर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास बहुत सारा जो पैसा है वो पड़ा होता है सरप्लस में, उनके पास सरप्लस कैश होता है, और वो इस कैश को यूटिलाइज करते हैं इंडियन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करने में।
एट्थ आता है कॉर्पोरेट यूनिट्स। कॉर्पोरेट का यूनिट्स का मतलब है नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जैसे रिलायंस, टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, अदानी ग्रुप या कोई भी और बड़ी कंपनी। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बहुत सारा पैसा जो है अनयूटिलाइज पड़ा होता है, उनके पास एक्सेस में, सरप्लस में फंड्स पड़ा होता है और ये फंड्स उनको कुछ अर्न नहीं करके दे रहा होता है। तो मान लीजिए उनके पास शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो एसी बनाती है। अब क्योंकि एयर कंडीशनर बनाती है तो उसको मनी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होगी? जब एसी का सीजन स्टार्ट होगा। वो कब स्टार्ट होगा? वो नेचुरल बात है अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। इस पीरियड में उसकी कैश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वही उसको कैश जो है नवंबर से लेके मार्च तक के बीच में कम ज़रूरत होती है। तो वो इस पीरियड में जो कैश को है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि उस पर कुछ अर्निंग हो सके। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं फीचर्स और डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कि फीचर्स क्या हैं इंडियन मनी मार्केट के। जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था वो हमने पढ़े थे फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। आज हम पढ़ रहे जा रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट्स के क्या फीचर्स हैं, इसी को हम दूसरे वे में भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि इंडियन मनी मार्केट्स के डिफेक्ट्स क्या हैं, क्या रीजंस हैं इंडियन मनी मार्केट जो है वो अंडर डेवलप है। तो ये पेपर में एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। दोनों ही सूरतों में जो इसका आंसर है वो सेम ही रहेगा। एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। सबसे बड़ी जो इंडियन मनी मार्केट के लिए जो दिक्कत है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के पैरेलल एक ऐसी मनी मार्केट चल रही है जो कि अनकंट्रोलेबल है, अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। स्पेशली जो मनी मार्केट के हेड है आरबीआई का। अब ये कौन है? ये खासकर है इंडिजिनस बैंकर्स, यानी कि देशी बैंकर्स कह लो, चाहे वो मारवाड़ हो गए या साहूकार हो गए, मनी लेंडर्स हो गए। तो इनके पास जो है वो बहुत पैसा होता है और ये लोगों को आने पौने रेट पर जो है इंटरेस्ट पे उनको मनी लैंड करते हैं। उसके लिए लिखा पढ़ी भी बड़ी अलग तरीके के करते हैं। इनके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो उनके अपने होते हैं, वो आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन नहीं चलते, जिसकी वजह से एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी मनी मार्केट चलती है जो कि जिसके ऊपर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। जिसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो भी आरबीआई रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है मनी मार्केट के लिए वो प्रॉपर वे में इफ़ेक्टिव नहीं रहते। आरबीआई ये नहीं तय कर पाता कि अगर मैं कोई स्टेप उठाऊंगा, मान लीजिए आरबीआई बैंक रेट बढ़ाता है या घटाता है, तो क्या उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे वैसा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये एक इंडियन इकोनॉमी की बहुत बड़ी डिफेक्टनेस है। सेकंड है लैक ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए पहले तो हमारे यहाँ जितने भी सब मार्केट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। अब है भी तो उनके बीच में इंटीग्रेशन नहीं है, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ इंटीग्रेशन है। एक सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा फंड्स पड़े हुए हैं और दूसरे सेक्टर में जो है फंड्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से क्या है उनके बीच में कोई प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। और क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं हो पाता इसलिए जो ये जो सब मार्केट्स हैं वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाती। अब क्योंकि इनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मनी मार्केट जो है अंडर डेवलप रह जाती है और आरबीआई जितनी भी पॉलिसी बनाता है वो प्रॉपर वे में इफेक्टफुल नहीं रहती। थर्ड जो डिफेक्टनेस है वो है डिस्पैरिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ये सेकंड फीचर्स या डिफेक्टनेस से अटैच है। देखिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंटीग्रेशंस नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अलग अलग है। अब आप देखेंगे कि किसी एक सेक्टर को तो बहुत महंगे रेट पे लोन मिलता है और दूसरे सेक्टर में बहुत कम रेट पे लोन मिलता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है। दूसरी ओर यही लैंडिंग अगर कमर्शियल बैंक्स करता है किसी को तो उसकी रेट्स कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। कोऑपरेटिव बैंक्स के रेट्स बिल्कुल अलग होते हैं। और इनके अलावा जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, उनके रेट्स बिल्कुल डिफर होते हैं। तो क्योंकि इन अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम आती है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स में डिफरेंस होने की वजह से जो मनी मार्केट है वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाती। एक डेवलप मनी मार्केट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स में ज़्यादा डिस्पैरिटी या ज़्यादा डाइवर्जन ना हो। फोर्थ जो डिफेक्टनेस आती है वो आती है सीजनल डाइवर्सिटी ऑफ मनी मार्केट। जो डाइवर्सिटी है सीजनल वो बहुत ज़्यादा है इंडियन मनी मार्केट में। अब इंडियन मनी मार्केट्स में एक टाइम में तो मनी की डिमांड बहुत कम होती है और दूसरे सीजन में जो मनी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो
फंड्स की डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है वो बहुत ज़्यादा होता है, खासकर इंडिया में फ्रॉम नवंबर टू जून, क्योंकि ये वो पीरियड है जब किसान जो है अपनी फसलों को बेचने के लिए शहर में लाते हैं। तो शहर के जो बिजनेसमैन हैं उनको बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है इन क्रॉप्स को बाय करने के लिए। अब उनको क्रॉप्स को बाय करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए जितनी भी मनी मार्केट्स के जो डिमांड है वो नवंबर टू जून बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा हो जाने की वजह से इस पीरियड में जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आफ्टर द जून, क्योंकि डिमांड मनी की कम हो जाती है, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाती है। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होना किसी भी अच्छी मनी मार्केट के लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये जो एक तरीके से हर्डल का काम करती है, एक रुकावट का काम करती है उस मनी मार्केट के डेवलपमेंट में। फिफ्थ जो डिफेक्टनेस या फीचर्स आती है वो आती है लैक ऑफ प्रॉपर बिल मार्केट। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है और अब भी डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में जो बिल मार्केट है वो अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है। आज भी जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बिल के थ्रू ट्रांजैक्शन करना पसंद नहीं करते। ध्यान रहे, यहाँ बिल से मतलब सामान खरीदने वाला बिल से मतलब नहीं है, यहाँ बिल से मतलब कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल से है। यानी कि जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को माल उधार बेचता है या माल उधार खरीदता है तो उसके बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि बीआर या बिल्स पेबल या प्रोमिसरी नोट्स एक दूसरे को जो इशू करते हैं, वो जो ट्रेंड है हमारे देश में वो बहुत कम है। हालांकि आरबीआई ने इसके लिए बहुत स्टेप उठाए हैं। 1952 में भी इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए, 1970 में भी बहुत ज़्यादा प्रोविजंस बनाए, लेकिन फिर भी अभी भी जो बिल मार्केट है वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाई है। जहाँ तक सवाल है सिक्स डिफेक्टनेस, दैट इज़ लैक ऑफ वेरी वेल ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम। हालांकि इस सूरत में जो आरबीआई ने बहुत स्टेप उठाए हैं और अब हमारी बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंची हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में जो बैंकिंग सिस्टम है वो प्रॉपर वे में वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ब्रांचेस बहुत कम है। जो नॉर्मल लोग हैं जो खासकर रूरल एरियाज़ के, उनके पास बैंकिंग की पहुंच नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारा पैसा सेव पड़ा होता है, लेकिन वो उस पैसे को प्रॉपर वे में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, वो पैसा प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो जो हमने अभी आज जो सिक्स डिफेक्टनेस डिस्कस की है, इसमें हम एक बात जोड़ना चाहेंगे। हालांकि जितनी भी डिफेक्टनेस है अब इनमें कमी धीरे धीरे आने लगी है और आरबीआई ने इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करनी शुरू कर दी है। जहाँ तक सवाल है, पहली जो डिफेक्टनेस थी इंडिजिनस बैंकर पे भी आरबीआई ने काफ़ी हद तक कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेना बहुत मुश्किल था, अब कंपेरेटिवली आसान है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इंडिजिनस बैंकर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगी है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। जहाँ तक सवाल है इंटीग्रेशन का, आरबीआई इस बारे में बहुत स्टेप्स उठा रहा है कि जो सब मार्केट्स हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन हो, और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। तो जो थोड़ी बहुत कमी है उसमें अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो इंटरेस्ट रेट्स की जो डिस्पैरिटी है उसमें भी काफ़ी कमी आई है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर पे जो डिपेंडेंस है वो लोगों की बड़ी है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर पे आरबीआई का पूरा कंट्रोल है, और जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स की जो डिस्पैरिटी है वो इतनी नहीं है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बैंक तो 8% पे लोन दे रहे हैं या 12% पे लोन दे रहे हैं और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है 20 या 22% पे दे रहा है, क्योंकि अब बैंकिंग फैसिलिटी धीरे धीरे लोगों को अवेलेबल होने लगी है। तो उस वजह से जो लोग हैं वो क्यों 22% पे लोन लेंगे, वो 12% पे लोन लेना पसंद करेंगे। इसी तरीके से जो सीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनी अवेलेबल हो उस पर्टिकुलर सीजन में। बिल मार्केट के लिए जैसा हमने डिस्कस किया, आरबीआई ने 1952 में भी स्कीम लाई, 1970 में भी लाए, और काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट की उम्मीद की जा रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे इंडिया में एक अच्छी बिल मार्केट हो, एक सेकेंडरी बिल मार्केट अवेलेबल हो। इसी तरीके से ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम पे भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आरबीआई बैंकों को काफ़ी हद तक इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है, उनको इनिशिएट कर रहा है कि वो अपनी ब्रांचेस रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। सेवन्थ और लास्ट डिफेक्टनेस जो आती है वो आती है शॉर्टेज ऑफ फंड्स। एक दिक्कत ये भी आती है कि इंडिया में जो अभी भी जो मनी मार्केट में जो फंड्स की डिमांड है वो फंड्स की सप्लाई से ज़्यादा है, यानी कि फंड्स तो बहुत लोगों को चाहिए लेकिन फंड्स को सप्लाई करने वाले बहुत कम हैं। हालांकि इसमें भी आरबीआई ने काफ़ी सुधार कोशिश की है। आरबीआई ने अपनी तरफ से फंड्स और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है जिससे कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स ना हो। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजर्स टू रिफॉर्म एंड स्ट्रेंथन द इंडियन मनी मार्केट। आरबीआई ने क्या स्टेप्स उठाए हैं हमारी इंडियन मनी मार्केट को
रिफॉर्म करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। एक एक करके स्टेप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिमिशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। देखिए आरबीआई ने सबसे पहला काम तो ये किया कि जो मनी मार्केट पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी जो बिल वगैरह पर, वो स्टैम्प ड्यूटी को हटा दिया। ये स्टेप उठाया गया था अगस्त 1989 में। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में जो बिल मार्केट है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि खाली स्टैम्प ड्यूटी हटाने से ही जो बिल मार्केट है वो डेवलप नहीं होगी। कई और स्टेप भी उठाने होंगे, लोगों को मोटिवेट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो कमर्शियल बिल्स का यूज़ करें, और लोगों को जो है ये भी समझाना होगा, क्योंकि खासकर हमारे देश में जो बिजनेसमैन है वो कैश क्रेडिट ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन कमर्शियल बिल्स को। तो कैश क्रेडिट के ऊपर आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जिससे कि कैश क्रेडिट लेना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, या फिर उसके ऊपर चार्जेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया आरबीआई ने। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। आरबीआई टाइम टू टाइम नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है जिससे मनी मार्केट को वाइडन हो, मनी मार्केट के पास एक नया स्कोप, एक नई अपॉर्चुनिटी मिले। आरबीआई ने 182 डेज ट्रेजरी बिल्स और 364 डेज ट्रेजरी बिल्स इंट्रोड्यूस किए, जिसका फ़ायदा ये है कि अब गवर्नमेंट जो है काफ़ी लंबे टाइम के लिए लोन शॉर्ट टर्म के लिए ले सकती है। पहले जनरली जो ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते थे वो 91 डेज़ के लिए इशू किए जाते थे। अब 182 और 364 डेज से जो गवर्नमेंट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। थर्ड आता है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। आरबीआई ने एक बहुत बड़ा स्टेप जो उठाया है वो उठाया इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट करने का। डीरेगुलेशन जो है आरबीआई ने 1989 से स्टार्ट कर दिया था, और दूसरी बार डीरेगुलेशन के लिए स्टेप उठाए गए 1991 के अंदर। डीरेगुलेशन के अंदर जो है अब इंटरेस्ट रेट जो है पहले आरबीआई तय करता था और कमर्शियल बैंक्स या बाकी बैंक्स उसी को फॉलो अप करते थे। अब जो इंटरेस्ट रेट्स तय होते हैं वो मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से तय होते हैं, यानी कि फंड्स की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तय होते हैं। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो सेविंग के इंटरेस्ट रेट, फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट, इवन लैंडिंग के इंटरेस्ट रेट तय करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय कर सकते हैं। हालांकि उनके ऊपर आरबीआई का एक प्रेशर जरूर होता है, आरबीआई की मॉनिटरिंग में ही वो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म और स्ट्रेंथन है हमारी इंडियन मनी मार्केट के लिए। फोर्थ जो स्टेप उठाया गया वो है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस किए गए इन 1992 के अंदर। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं क्या? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं कि देखिए हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में एक सिंगल इन्वेस्टर को कम से कम 10 लाख रुपए लगाने जरूरी हैं। इसी तरीके हमने पढ़ा था कमर्शियल पेपर में एक इन्वेस्टर को कम से कम 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जरूरी हैं। अब क्योंकि एक नॉर्मल आदमी 10 लाख रुपए कम से कम इन्वेस्ट करे या 25 लाख कम से कम इन्वेस्ट करे, ये इतना आसान नहीं है। तो इसलिए सोचा गया कि जो लोग हैं वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, और म्यूचुअल फंड जो है वो पैसा जो है इन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे, जिससे कि मनी मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा इन मनी मार्केट में। फिफ्थ जो रिफॉर्म्स किया गया वो है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1988 25 अप्रैल को की गई। इसका जो मकसद था कि जितने भी हमारे जो एक्सेप्टेंस हाउसेज है उसको बढ़ावा देना, ताकि जितने भी जो बिल मार्केट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बिल को डिस्काउंट किया जा सके, ट्रेजरी बिल्स को डिस्काउंट किया जा सके। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया आरबीआई की एक सब्सिडरी है जो हमेशा रेडी रहती है इन बिलों को डिस्काउंट करने के लिए, इवन रीडिस्काउंट करने के लिए। मान लीजिए आप बिल डिस्काउंट करवाते हैं बैंक से और बैंकों के पास फंड की शॉर्टेज हो जाती है, तो बैंक चाहे तो इन बिल्स को रीडिस्काउंट करवा सकते हैं डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया से। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया के टॉपिक पे हम अलग से एक वीडियो देखेंगे ज़्यादा डिटेल्स के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पर्पज से भी। नंबर 6 आता है परमिशन टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जिन्हें हम FIIs भी कहते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पहले मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन 1998-99 की पॉलिसी में इनको अलाउ कर दिया गया कि ये चाहे तो हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे कि जो सप्लाई ऑफ फंड्स है वो बढ़ गई, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया और जो हमारी मनी मार्केट है वो काफ़ी वाइडन हो गई।
कंक्लूजन वे में कहा जाए कि क्या इंडियन मनी मार्केट डेवलप है या अंडर डेवलप है। देखिए, अगर आप टॉप 2 डेवलप मनी मार्केट से कंपेयर करेंगे, खासकर लंदन मनी मार्केट और न्यूयॉर्क मनी मार्केट, तो उनके कंपैरिजन में हम बहुत पीछे हैं। लेकिन अगर आप थर्ड वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे, यानी कि इन 2 को छोड़कर बाकी वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे, तो काफ़ी हद तक हमारी मनी मार्केट डेवलप नज़र आएगी। तो अभी हम एक ऐसी प्रोसेस में हैं कि अभी हमारी मनी मार्केट प्रॉपर वे में डेवलप नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, वो जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट्स और आरबीआई स्टेप्स उठा रही है, जल्दी ही हमारी मनी मार्केट डेवलप हो जाएगी। दोस्तों, रेफरेंस के लिए आप बुक्स कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक शशि के गुप्ता एंड अदर्स पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप वीके पब्लिकेशंस की बुक आलोक गोयल एंड अदर्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज है, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड, आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, या आप हमारे फेसबुक चैनल गुलियानी क्लासेस को भी फॉलोअप कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं gulianiclasses@gmail.com। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।